अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वसीर। आज की इस वीडियो में हम जे कैट एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करेंगे। जे कैट एग्ज़ाम का एफसीपीएस एग्ज़ाम से क्या डिफरेंस होता है, जे कैट एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स क्या होते हैं और आपको इंडक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स, एटलीस्ट कितने आपके मार्क्स आने चाहिए, और जे कैट एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको एक स्टडी प्लान दूंगा जे कैट एग्ज़ाम रिलेटेड, और इंशाल्लाह आप पहले अटैम्प्ट में अपना जे कैट एग्ज़ाम कैसे पास करें इस रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले जे कैट एग्ज़ाम और एफसीपीएस एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है। एफसीपीएस एग्ज़ाम में बहुत सारे एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, तो एफसीपीएस एग्ज़ाम मोर रटा बेस्ड है, जबकि जे कैट एग्ज़ाम में मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। पास पेपर से बहुत कम एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, तो इसमें आपके कंसेप्ट अच्छे होना बहुत ज़रूरी है जे कैट एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों एग्ज़ाम का। बाकी जो एफसीपीएस एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो आपको एक फ़िक्स नंबर मिलते हैं, या 30 या 40, वो सीपीएसपी वेरी करता रहता है। मतलब जिसका भी पास है उसको एक फ़िक्स नंबर मिलेगा। जबकि जे कैट एग्ज़ाम में आपकी परसेंटेज निकलती है, तो इसमें एक ट्रू कंपटीशन होता है। जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, जबकि एफसीपीएस एग्ज़ाम में पास और फेल होते हैं। पास सब वाले एक लाइन में होते हैं, जबकि जे कैट एग्ज़ाम में ये एक डिफरेंस है एफसीपीएस एग्ज़ाम से। इसके बाद इसके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। जे कैट एग्ज़ाम 125 एमसीक्यूज़ होते हैं, हर एमसीक्यूज़ के 2 नंबर होते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम 250 मार्क्स का पेपर होता है, और इसे पास करने के लिए आपके 250 में से 150 नंबर होना ज़रूरी हैं। पर 150 नंबर पे एग्ज़ाम तो पास हो जाता है, पर आपको पब्लिक में इंडक्शन नहीं मिलती। पब्लिक में इंडक्शन के लिए आपके एटलीस्ट 180 टू 190 की रेंज में एमसीक्यूज़ सही होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। उसके लिए आपके 195 इतने 125 में से इतने एमसीक्यूज़ ठीक होना ज़रूरी हैं। अब इसकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जे कैट एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़ना ज़रूरी हैं। जे कैट की पास पेपर की एक दो ही बुक्स हैं मार्केट में, इतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बुक जो इसमें है वो गेटवे टू एमडीएमएस है। इसमें पास पेपर दिए हुए हैं, 20-25 पास पेपर हैं, तो यही इम्पोर्टेंट है पास पेपर। इनसे आपको आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है। वो अलग बात है कि इसमें से एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होते, पर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरह के पेपर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक आपके लिए करना ज़रूरी है। इसमें से पास पेपर करें। इसके बाद एक और बुक है रोड टू एमडीएमएस, वो भी पास पेपर ही हैं उसमें, पर इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एमसीक्यूज़ दे के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं गेटवे में, और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है राइट वाला। जबकि जो है रोड टू एमडीएमएस, उसमें स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक स्टेटमेंट दे के एमसीक्यूज़ के उसके आगे आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिए हुए। तो आइडियल ये है कि आप गेटवे से एमसीक्यूज़ करें, उसके बाद आप रिवीजन रोड टू एमडीएमएस से करें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, एक बाय और अलग अलग लिखे हुए हैं। फार्माकोलॉजी के अलग लिखे हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री के अलग लिखे हुए हैं। इस तरह से आपको वो सब्जेक्ट वाइज सारा कंपाइल करके दिए हुए हैं पास्ट एमसीक्यू, तो उसको रट्टा मारना याद रखना आपके लिए ईजी है। इसके अलावा एक और, अगर आपके कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं हैं तो आपको फ़र्स्ट एड भी करनी पड़ेगी। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं फिजियोलॉजी के, मेडिसिन के, तो आपको फ़र्स्ट एड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़र्स्ट एड को स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ गेटवे टू एमडीएमएस करें और उसके बाद रोड टू एमडीएमएस से उसकी रिवीजन करें। ये आपके लिए सबसे अहम है, तो आप फ़र्स्ट एड को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनकी लिस्ट बनाई है, वो आपके लिए करना ज़रूरी है। सबसे पहले फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, ये 3 जो चैप्टर हैं ये आपने मिनी कैटरिंग से लाजमी करने हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। इसके अलावा आपको अल्फ़ा बीटा मस्कुरेनिक रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन और उनका अफेक्ट आता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, डोपामिन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के नेम्स, एंटी टीबी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स, कॉमन ड्रग ऑफ चॉइसेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड एंटीडोट्स। ये आपको फार्माकोलॉजी में से ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने एक दफ़ा कैटरिंग से लाजमी पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाती है आई में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव डायबिटिक एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इनमें जो रेटिनोपैथी है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन ओक्लूजन, इसमें वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में रेटिना में क्या फाइंडिंग्स होती हैं, मोस्टली ये पूछी जाती हैं। इसके बाद विट्रस हेमरेज
ऑर्बिट की बाउंड्रीज़, यूवीआइटिस और उसकी टाइप्स, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज आता है कि किस में रेटिना के आगे इमेज बनता है, किस में रेटिना के पीछे इमेज बनता है, और किस में कन्वेक्स लेंस ट्रीटमेंट है, किस में कनकेव लेंस ट्रीटमेंट है। तो इसको आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस और उसकी टाइप्स, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है ईएनटी। ईएनटी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और उसकी टाइप्स, एटिको एंट्रल और ट्यूबोटोपेनिक, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद नेज़ल पॉलिप्स और उसकी टाइप्स, एंट्रोकोनल और इथमाइडल जो नेज़ल पॉलिप्स हैं, इनके डिफरेंस का एक टेबल ढिंगरा में दिया हुआ है, वो आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद नेज़ल कॉन्काई मेइटस और उनकी ओपनिंग, इंफीरियर मेइटस में कौन सी ओपनिंग होती है, सुपीरियर में, ये मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद एपिस्टेक्सिस और उसके लिटल्स एरिया की आर्टीरियल सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंजेंटल डिजीज़ ऑफ लेरिंक्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, जिसमें लेरिंजोमलेशिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स और स्टेप्स कौन से हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के। तो ये आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप करेंगे भी तो आपका कोई टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आप सिर्फ ये करें, पास पेपर में जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उसको अलग से एक पेज पे लिखते जाएं और उनको आप बार बार पढ़ के याद कर लें। इसके बाद आ जाता है गायनियोप्स। गायनियोप्स में जो चीज़ें आपको आती होनी चाहिए, स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और किस स्टेप में क्या चीज़ होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद पेल्वस, इसके साथ वो मैं लिखना भूल गया हूँ, पेल्वस भी पेल्विक के डायामीटर और पेल्वस की टाइप्स जो हैं, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉयड, और किस में एपी डायामीटर ज़्यादा होता है, किस में ट्रांसवर्स डायामीटर ज़्यादा होता है, इसका भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्कल के डायमीटर और प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स की स्टेजेस, 4 स्टेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, पार्शियल और कंप्लीट मोल का डिफरेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन किस फेज़ में ज़्यादा होता है और किस फेज़ में कौन से हार्मोन ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबीइंग, किस जेस्टेशनल एज पे कौन सा टेस्ट फीटल वेलबीइंग के लिए यूज़ होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं पीड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे पहले लेटेस्ट ईपीआई स्केजुअल आपको आता होना चाहिए, कौन सी न्यू वैक्सीन ऐड हुई हैं, इसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव डिजीज़ के नेम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आपको सब डिजीज़ का नेम्स आते होने चाहिए। उसके बाद ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस, मोस्टली ये बर्थ और 1 ईयर पे पूछा जाता है, बर्थ पे 35 होता है और 1 ईयर पे 45, आप ये याद कर लें तो बहुत है। इसके बाद सीवीएस पीड्स का कोई भी टेस्ट हो, पीड्स का सीवीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ का आइडिया होना चाहिए, उनको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। इसके बाद हीमोफीलिया, वॉन विली ब्रांड डिजीज़ और डिफरेंट ब्लड कोआगुलेशन टेस्ट का रिज़ल्ट, लिवर डिजीज़ में कौन से टेस्ट डिस्टर्ब होते हैं, विटामिन के डेफिशिएंसी में कौन से टेस्ट डिस्टर्ब होते हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं सर्जरी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें नी जॉइंट, ख़ासतौर पे इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी, और स्किन फ्लैप्स की टाइप्स, लोकल और डिस्टेंट फ्लैप्स, सूचर की टाइप्स, ये दोनों चैप्टर आप एक दफ़ा डॉगर से लाजमी कर लें। उसके बाद रूल ऑफ 9 फॉर बर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फेमरल और इंग्वाइनल ट्राइंगल्स, उनकी बाउंड्रीज़, उनके कंटेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक ट्राइंगल्स ऑफ द नेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड आ जाता है। थायराइड ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और सर्जरी रिलेटेड एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आप किसी बुक से लाजमी थायराइड का चैप्टर करें। उसके बाद बीपीएच के ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव सिम्टम पूछे जाते हैं। स्टेरलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट चीज़ों को कैसे स्टेरलाइज़ किया जाता है, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी को कैसे स्टेरलाइज़ किया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये भी स्टेरलाइजेशन का चैप्टर आप किसी ऑथेंटिक बुक से एक दफ़ा लाजमी करें। उसके बाद आ जाते हैं मेडिसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेडिसन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से रिसेप्टर की टाइप्स, जिसमें मीजनर, पसीनियन और भी रिसेप्टर की टाइप्स हैं, इनकी लोकेशन क्या है और ये कौन से सेंस को परसीव करते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। स्लीप साइकिल पूछा जाता है, और ट्रांसवर्स मिलाइटिस, जीबीएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल माइलोमा, न्यूरो में से आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आते होने चाहिए। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स और उनके नेम्स और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक साइकिल में डिफरेंस,
उनको कौन कौन से टेस्ट उनकी हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही आपने वारफेरिन और हेपरिन को भी देख लेना है, उन दोनों का डिफरेंस वो भी बार बार आता है। उसके अलावा अस्थमा की स्टेप वाइज मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन और उनका फंक्शन, पार्किंसन डिजीज़, मलेरियल साइकिल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टाइफाइड की ड्रग्स ऑफ चॉइसेस और अभी जो लेटेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है वो। उसके अलावा मेनिंजाइटिस जिसमें CSF एग्जामिनेशन की फाइंडिंग बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में, और एज वाइज कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एपिड्यूरल और सबड्यूरल हीमाटोमा का डिफरेंस, उनकी मैनेजमेंट, पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियंस के नेम और उनकी एरिया ऑफ सप्लाई, शॉक की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रोन और अल्सरेटिव डिजीज़ में डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको मेडिसिन के अच्छे से आते होने चाहिए। ये जो मैंने लिस्ट दी है ये आपने उनकी अच्छी बुक से, ऑथेंटिक बुक से एक दफ़ा ये टॉपिक लाजमी कर लेने हैं। इसके अलावा आपने पास्ट पेपर के MCQs गेटवे टू MDMS से करने हैं और उसके बाद रोड टू MDMS से उसकी रिवीजन करनी है। अब इसका मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगा, आपने इन सब चीज़ों को कैसे करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करें, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आप फर्स्ट एड से स्टार्ट करें, उसको 7 to 10 डेज़ लाजमी दें। उसमें सेक्शन 2 करना है आपने। सेक्शन 2 में सिस्टम वाइज दिए हुए हैं, CBS, रेस्पो इस तरह से दिया हुआ है। तो वहाँ से आप एक चैप्टर को अगर एक दिन दें तो 6 to 7 चैप्टर हैं, ये ऑलमोस्ट आपका 7 डेज़ में हो जाता है। 7 to 10 डेज़ में फ़र्स्ट एड की रिवीजन करें। उसके बाद आप आ जाएँ गेटवे टू MDMS पे। गेटवे टू MDMS में पास्ट पेपर हैं, एक दिन में आप 2 से 3 पास्ट पेपर भी करें तो वो आपकी विद इन 10 डेज़ वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 5 डेज़ में आप रिवीजन करें रोड टू MDMS से उसकी। उसके बाद आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर बुक से उसके ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज़ आपके इस टॉपिक्स पे लगेंगे। 5 to 10 डेज़ में आप ये करें। तो इस तरह से आपका ऑलमोस्ट ये 1.5 मंथ का प्लान है, स्टडी प्लान। इसमें आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एंड में जो 4 to 5 डेज़ हैं उनको आप रिवीजन के लिए रखें, उसमें आप रोड टू MDMS या गेटवे टू MDMS से एक दफ़ा रिवीजन करें। तो इस तरह से आप करें तो इंशाल्लाह आपका जो JCAT है पहले अटैम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इसके अलावा जो एग्ज़ाम डे होता है JCAT एग्ज़ाम जो है वो प्रॉफ की तरह होता है। FCPS वालों ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की होती हैं, आपको लंच भी देते हैं। मिड एग्ज़ाम ब्रेक जो होती है उसमें आपको टी कॉफ़ी भी प्रोवाइड की जाती है, जबकि JCAT में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेकर जानी, पेन आपको वो ख़ुद प्रोवाइड करते हैं, पानी की बोतल प्रोवाइड करते हैं। तो यही फैसिलिटीज़ होती हैं JCAT एग्ज़ाम में। आप इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करके जाएँ तो आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई इशू है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप डॉक्टर ख्वाजा सेज़ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आके आप अपनी क्यूरी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। If you want to purchase Dr. Khawaja publications, review of ENT by Dr. Khawaja Ages and review of Robin Morphologies by Dr. Khawaja Ages, contact on these numbers.